हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज गेरसन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक गारसादा तासी जी हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इस्तबार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्राचार्य सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 6 खंडों में, 12, 20 या फिर 18? तो देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। बाद में इसमें 2 खंड और मिला दिए गए और इसलिए यह 18 खंडों में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने यह ग्रंथ 1940 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यह मिश्र बंधु विनोद के द्वारा इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और मिश्र बंधु विनोद के पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित किए गए और उसके बाद चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया और इसमें 4591 कवियों का वर्णन किया गया है। अगर आपको आता है कि लगभग कितने कवियों का वर्णन मिश्र बंधु विनोद में किया गया है तो वहां पर ऑप्शन आएगा लगभग 5000। तो आपने वह सही ऑप्शन चूज कर लेना है। और यह ग्रंथ 3 भाइयों ने लिखा था जिन्हें मिश्र बंधु भी कहा जाता है। वे हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतियों का वर्णन मिलता है? हमारे विकल्प हैं गुरु ग्रंथ साहिब, भक्त नामावली, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर श्रृंगार संग्रह। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों का जीवन वृत्त और कृत्य मिलता है। वह मिलता है 84 वैष्णव की वार्ता में, जिसे गोकुलनाथ जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? विकल्प हैं हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका के विशेषांक या फिर साहित्य लोचन। हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 1929 ईस्वी में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? जॉर्ज गियर्सन, गारसादा तासी, रेने ब्लैक या फिर गिलक्राइस्ट। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक
जॉर्ज गियर्सन जी हैं। इन्होंने यह ग्रंथ 1888 ईस्वी में लिखा था और इसकी भाषा अंग्रेजी थी और यह पहला ग्रंथ था जो कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया था और इसमें 952 कवियों का उल्लेख किया गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इस पुस्तक का अनुवाद प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? रामकुमार वर्मा जी को, शिव सिंह सेंगर को, रामचंद्र शुक्ल या फिर धीरेन्द्र वर्मा जी? हिंदी साहित्य इतिहास के परंपरा लेखन में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मिला है। इन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी और इन्होंने इतिहास का विभाजन 4 कालों में किया था। और रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा जो कि 1938 ईस्वी में लिखा गया। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज नाम से ग्रंथ लिखा जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न है, गारसा दा तासी ने इस्तवार ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो यह फ्रेंच भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? विकल्प हैं डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने किया था और यह ग्रंथ 1933 ईस्वी में लिखा गया था। डॉक्टर नागेंद्र जी ने रीति काव्य की भूमिका नाम से ग्रंथ लिखा था और रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन नाम से अभिहित किया? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामकुमार वर्मा जी। आदिकाल को बीज वपन नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अभिहित किया और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? विकल्प हैं आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया था और आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। चारण काल गियर्सन और रामकुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया था तथा सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है और यह जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य? ढोला मारूरा दूहा की गणना लौकिक साहित्य में की जाती है। विकल्प द सही हो जाएगा और यह ग्रंथ कवि कल्लोल या फिर आपको कुशल लाभ नाम भी दिया जा सकता है, इन्होंने लिखी थी और इसकी शैली राजस्थानी शैली थी और यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है?
जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य या फिर रासो साहित्य। आदिकाल के सरहप्पा, लुइपा और सवरपा ये सभी सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं और सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की 9 मानी गई है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां पर अंत में पा आए वे सभी सिद्धों के नाम होते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और यह ग्रंथ चंद्रवरदई जी के द्वारा लिखा गया था और इसे पूरा चंद्रवरदई के पुत्र जलहन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? विकल्प है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पेंगलम, खालिक बारी या फिर श्रावकाचार। दोस्तों अगर प्रश्न महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकृति पेंगलम है जो कि हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी। और अगर हम बात करें उक्ति व्यक्ति प्रकरण की तो यह दामोदर दास जी के द्वारा लिखा गया व्याकरण था तथा खालिक बारी अमीर खुसरो जी के द्वारा लिखी गई रचना है और श्रावकाचार जैन ग्रंथ है जिसे देवसेन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदई जी थे और पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहन के द्वारा किया गया जो कि चंद्रवरदई के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? विकल्प हैं बीसल देव रासो, परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर या फिर राउलवेल। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य बीसल देव रासो है जिसे नरपति नाहल जी के द्वारा लिखा गया था और इसमें 12 मास की व्याख्या भी की गई है तथा परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया था। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया तथा राउलवेल रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह चंपू काव्य है जो कि गद्य पद्य मिश्रित है। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ या फिर काव्य ग्रंथ? उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह व्याकरण ग्रंथ है जो कि दामोदर दास जी के द्वारा संस्कृत में 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? तो ये अमीर खुसरो जी थे जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में अपनाया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो यह राउलवेल को माना गया है जिसे रोड़ा कवि जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियां, मुकरियां, गजल, गीत या फिर दोहे? अमीर खुसरो पहेलियों और मुकरियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे और इन्होंने मृदंग को काटकर सबसे पहले तबले का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया था? पिंगल शैली, डिंगल शैली, दोहा चौपाई या फिर कवित स्वेय? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया था
और डिंगल शैली राजस्थानी और अपभ्रंश मिश्रित भाषा थी और यह मरु भाषा के नाम से भी विकसित है, जो कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा है। और डिंगल भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग चारणों के द्वारा किया गया था। और अगर हम बात करें पिंगल की, तो पिंगल भाषा में राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा होती है और यह पूर्वी राजस्थान में भाटों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, आदि काल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था? बौद्ध, जैन, नाथ या फिर व्रजयान? आदि काल में भक्ति के संत मत का विकास नाथ से हुआ था। विकल्प स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल का नामकरण किस रूप में किया था? अपभ्रंश काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल या फिर अंधकार काल? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि काल का नामकरण संधि काल और चारण काल के नाम से किया था। विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ या फिर चुनकर नाथ? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। और आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि नाथों की संख्या कितनी थी और सिद्धों की संख्या कितनी थी। अगला प्रश्न है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? विकल्प है विद्यापति, रामानंद, नरपति नाहल या फिर अमीर खुसरो? कीर्ति लता और कीर्ति पताका के लेखक विद्यापति जी हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये बताना है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये किस भाषा में लिखी गई हैं। और इसके अलावा मैं बता देता हूं, विद्यापति जी ने 16 रचनाओं को लिखा था, जिसमें 13 रचनाएं संस्कृत में थी, 2 रचनाएं अवहट में और 1 मैथिली भाषा में थी। अगला प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर धीरेन्द्र वर्मा? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि काल को चारण काल की संज्ञा देने वाले कवि कौन थे? विकल्प है मिश्र बंधु, जॉर्ज गियर्सन, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर राहुल संकीर्तन? आदि काल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान जॉर्ज गियर्सन जी थे। विकल्प ब सही हो जाएगा। और इन्हों के साथ साथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी आदि काल को चारण काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की 9। तो देखिए 60, 40, 84 या फिर 20। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प स 84। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं शालिभद्र सूरी, श्रावकाचार्य, विजयसेन सूरी या फिर जिनधर्म सूरी? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी जी हैं। विकल्प अ सही हो जाएगा। और इन्होंने पंच पांडव, चरित रास तथा बुद्धि रास नाम के अन्य 2 ग्रंथ लिखे थे। अगर हम बात करें श्रावकाचार्य की, तो यह देवसेन जी के द्वारा लिखा गया था और विजयसेन सूरी जी के द्वारा रेवंतगिरी रास नाम का ग्रंथ लिखा गया था तथा जिनधर्म सूरी जी ने स्थूलीभद्र रास नाम से रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? विकल्प है सरहपा, पुंड या फिर पुष्य कवि, कबीर या फिर लोईपा?
शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य यानी कि पुंड को माना है, विकल्प ब सही हो जाएगा। और सरहपाद को प्रथम कवि राहुल शंकरतायन जी ने माना है। अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की थी? भट्ट केदार, गोपीचंद, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर मधुकर। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि जी के द्वारा की गई थी, विकल्प द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भर्तरी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो यह नाथ साहित्य से संबंधित है, विकल्प ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? विकल्प है रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या फिर रास साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है, वे रासो साहित्य की मानी जाती है, विकल्प अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? विकल्प है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गाथा को मुख्य छंद प्राकृत माना है, विकल्प ब सही हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज जिसने भी अभी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है वो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न, वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? विकल्प हैं चंपू काव्य, पद्य, व्याकरण या फिर खंड काव्य। वर्ण रत्नाकर गद्य शैली में लिखा गया है और यह ज्योतिश्वर ठाकुर जी के द्वारा मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।